कि गठबंधन को वोट देने का मतलब है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि सपा को मजबूत करना। कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा होती कि होगा कि नहीं होगा, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो जयंत चौधरी पर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, टिप्पणी की है, 54 को रुपया बना दिया। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सपा को खत्म बिल्कुल करने की तैयारी कर रही है हो सकता कांग्रेस। है। मोदी भी इंस्टाग्राम पे युवाओं से संवाद करते इसीलिए दिखाई पड़ रहे वर्टिकल हैं। रील बनानी पड़ रही है। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जंजी के सहारे वो उत्तर प्रदेश में अपना एक प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में स्थिति आपने देखी नहीं कांग्रेस नहीं, की। वहां तो आरजेडी खत्म करना था इन्हें। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में वापसी को लेकर तैयारियां कर रही है और पुरजोर कोशिश भी करती नजर आती है। लेकिन साल 2014 के बाद जब 19 के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को लगा और उनके सरीखे गठबंधन को भी लगा कि 2019 में जो राफेल का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनेगा और कांग्रेस यानी यूपीए, तब जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, उसकी वापसी होगी और सरकार कांग्रेस पार्टी गठबंधन की बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में काबिज होती है। साथ ही गठबंधन की भी सीटें थी। लेकिन 2024 का चुनाव हुआ, जो कि बीते 2 साल पहले चुनाव हुआ है, जिसमें इंडिया गठबंधन नाम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें कांग्रेस पार्टी सहित समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। दोनों दलों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली और भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस बार कांग्रेस को लगा कि 2029 से पहले जो 24 परिणाम दिखे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए खुशी के जरूर हैं। यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई। लेकिन इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि जेन-ज़ी को लेकर प्रोटेस्ट करती है, जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट होता है और मांग होती है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था। अब इस जेन-ज़ी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर जेन-ज़ी को साथ लिया तो 2029 में बेहद आसानी से हम भाजपा यानी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। यही वजह है कि अब राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राज्य दर राज्य इस कार्यक्रम को करते नजर आते हैं। साथ ही साथ छात्रों को लेकर वो कहते हैं कि छात्र हित की बात सिर्फ कांग्रेस करती है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जो कि कभी जय और वीरू हुआ करते थे, 2022 में उनका गठबंधन था, अब वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। उनके बयानों से यह भी कहा जा रहा है कि जाट समाज नाराज है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर एक बयान दिया कि चवन्नी को हमने रुपया बना दिया, फिर भी वो छोड़कर चले गए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज हम इत्मीनान से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां पर हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इत्मीनान से चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न, जेन-ज़ी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं विधानसभा चुनाव से पहले, आपको नहीं लगता कि जेन-ज़ी के जरिए वो नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो 2027 में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अमित जी, जंजी भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। और अगर आप देखिए तो 2018-19 के आसपास ये शब्द गढ़ा गया। अगर आप यूरोप को देखिए तो यूरोप में एक क्राइटेरिया बनाया गया एज वाइज कि इस एज के लोग ये कहे जाएंगे, इस एज के लोग ये कहे जाएंगे। जैसे जो पारंपरिक लोग थे, पारंपरिक सोच के लोग थे, 46 से 64 के बीच जिनकी पैदाइश थी, उनको बेबी बूमर्स के रूप में देखा गया। इसी तरह अगर आप 64 से 80 के बीच में देखिए तो उनको जेड एक्स के रूप में देखा गया, जनरेशन एक्स के रूप में देखा गया। आप 81 से 96 का जो उनका पीरियड है, तो ये उसको जनरेशन वाई के रूप में देखा गया। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव है
कि जो बेबी बूमर्स थे वो पारंपरिक सोच के लोग थे, रूढ़िवादी। जिस सामाजिक परिवेश से आए थे उसमें कोई बदलाव, कोई नई सोच लेकर के वो दिखाई नहीं पड़ते। जनरेशन एक्स एक ऐसा समय था जिसमें थोड़ी स्वतंत्र सोच, जो उस समय के युवा थे उनके अंदर एक स्वतंत्र सोच डेवलप कर रही थी, पूरी तरह से हुई नहीं थी लेकिन कर रही थी। सवाल उठाए जा रहे थे सरकारों की प्रणालियों पर भी और व्यवस्था पर भी। लेकिन जनरेशन वाई जब आया, यानी 81 से लेकर के 96 का जो दौर आया, ये दौर अगर कहें तो इसी दौर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं शुरू हुई थी, और जो जनरेशन वाई था वो इससे प्रभावित हुआ और एक स्वतंत्र सोच इसके अंदर डेवलप हुई। हर चीज पर सवाल उठाना, अपनी लाइफ को वो कैसे लीड करेंगे वो नियंत्रण नहीं चाहते थे। अब आई बात जनरेशन जेड की, जिसे जेनजी आप कह रहे। जनरेशन जेड को अगर आप देखिए तो इसके लिए जो पहला आंदोलन हुआ वो 2018 में स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग ने, और उस समय ये संसद के सामने 16 साल की थी और संसद के सामने, स्वीडन की संसद के सामने प्रदर्शन किया और दबाव बनाया कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए, जलवायु संरक्षण की बात की, प्रकृति संरक्षण की बात की। और ये चीज 2019 तक आते आते पूरी दुनिया में लगभग 185 से ज्यादा देशों में ये फैला। तमाम लोग, तमाम छात्र जो 97 से 2012 के बीच की पैदाइश के लोग थे, ये सारे के सारे लोग सड़कों पे उतरे। इसी समय ये शब्द व्यवहार में आया। इन जो ये पीढ़ी थी इसे यूरोप ने जेनजी का नाम दिया, जेड का, जनरेशन जेड। अब ये चीजें भारत में कैसे आई? अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, तमाम सत्ता परिवर्तन, युवा उसमें सबसे ज्यादा भागीदार हुए और सत्ता परिवर्तन किया। भारत में जेनजी नेपाल वाया आया। नेपाल में जब सत्ता परिवर्तन किया, युवा सड़क पे आए और सत्ता परिवर्तन, बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भारत में शुरू हुआ, इस उम्र के लोगों को हम भी सत्ता बदल सकते हैं। हाँ, कि हम भी सत्ता बदल सकते हैं, और इस उम्र के लोगों को, कि युवा शक्ति को माना गया कि ये अब वोट बैंक नहीं है। युवा शक्ति खुद को अब वोट बैंक मानने को तैयार नहीं, और वो ये मान के चल रही है कि उसके अंदर भी इतना दमखम है कि वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल। इस पर सबसे ज्यादा फोकस तब भारतीय राजनीतिक दलों का हुआ जब सीजेपी का आंदोलन पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पर, और इन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक लिया। उसके बाद से कई जगह अब आप देखिए एक सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड तक हर जगह लगभग पूरा देश इससे प्रभावित हुआ। न केवल जेनजी बल्कि एक नया और एक नया शब्द और गढ़ लिया गया, जेन अल्फा। 2012 के बाद, 2012 के बाद के लोग, बच्चे वो भी सड़कों पे उतर आए, निकल आए हैं सड़क पे, और वो कर रहे हैं प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी को लेकर मांग रख रहे हैं। तो एक तरीके से
जब राजनीतिक दलों को लगा कि नहीं, ये चीजें, युवा अब एक शक्ति के रूप में उभर गया है और अपनी शक्ति पहचानने लगा है, तो क्यों ना इसको भी अपने पाले में किया जाए। सवाल ये है कि केवल राहुल गांधी ही फोकस नहीं कर रहे हैं जनजी पर, भाजपा भी कर रही है, मायावती भी कर रही हैं और अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो मायावती जन अल्फा भी बोला कि बच्चे सही कर रहे, फीस बढ़ोतरी हो। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप केवल उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ 40 लाख मतदाता है, जिसमें 2 करोड़ 37 लाख युवा है, करीब 20 से 20% उससे ज्यादा। इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो 18 से 35 साल के युवाओं का आंकड़ा है। 18 से जो 35 साल के मतदाता है उनका परसेंट इतना है, 25-30% के बीच में आ जाता है, जिसमें जनजी भी है और उस थोड़े ऊपर के लोग भी। अगर आप टोटल देखिए उत्तर प्रदेश की केवल बात करें हम, तो करीब उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 80 और 120 सीटें ऐसी हैं जिस पर ये बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं और इधर से उधर कर सकते हैं। शहरी सीटों, शहरी सीटों को लीजिए और चाहे आप ग्रामीण सीटों को भी ले लीजिए, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर युवा जागरूक है और वो अपना असर दिखा सकता है, विशेष करके जो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर। इसी पर अब चूंकि उत्तर प्रदेश में केवल हम अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में 2-3% के हेर फेर में सीटें इस पार उस पार चली जाती हैं। यानी कोई भी दल अगर 2 से 3% या 4% वोट अधिक पा गया तो वो सीट उसके खाते में चली जाती है, और कम पा गया तो उसके हाथ से निकल जाता है। युवा जो 30% के आसपास हैं यूपी में, वो 20-25% के आसपास अगर हम मान लें, इनको कम करके भी मान लें, तो कम से कम 80 से 120 सीटों को प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जनजी के सहारे वो उत्तर प्रदेश में अपना एक प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर गठबंधन के साथ मिलकर के कर सकते हैं, गठबंधन के बिना भी कर सकते हैं। अभी चूंकि स्पष्ट नहीं है कि वो सपा के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी 2 गुट चल रहा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है अब ये तो भविष्य बताएगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। तो राहुल गांधी इसीलिए फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण 80 लोकसभा सीटें भी हैं, और माना जाता है कि केंद्र का रास्ता, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो इसलिए कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी को यह लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रभावित करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए तो मात्र इनको 2 सीटें मिली थी बस, और इनका वोट परसेंट 2.33 था। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी के इस प्रयोग से, जनजी वाले प्रयोग से, इनकी सीटें बढ़ती हैं या गठबंधन के सहारे भी अगर इनकी सीटें बढ़ती हैं, तो उसका बहुत कुछ असर 2029 के चुनाव पर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जो छात्रों की गूंज का उन्होंने देशव्यापी अभियान चलाया, हर राज्य में ये 1-2 प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो
स्टेट में, हर स्टेट में युवाओं को एकजुट करना चाह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। दूसरे, पूरे प्रदेश में अगर युवा एक साथ एकजुट हुए तो उन्हें लगता है कि वो 2014 से जो केंद्र में वनवास काट रहे हैं उस वनवास की समाप्ति हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद में इन्होंने, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ के युवाओं से संवाद करने की बात करें, तो कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की। अब कांग्रेस युवाओं से संपर्क करने के लिए उनके ही प्लेटफॉर्म पे जा रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, आमने सामने संवाद का मामला हो, या इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपसी संवाद की बात हो। इस फोकस कर रही है वो पारंपरिक तरीके से रैलियों पर आधारित नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में छात्रों की अनुगूंज का अभियान के तहत एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया। सवाल यही है कि इलाहाबाद को ही क्यों चुना गया? कांग्रेस ने इलाहाबाद को इसलिए चुना कि एक तो पूरे देश में इलाहाबाद शिक्षा का एक केंद्र माना जाता है, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, सारी जगह बच्चे आते हैं। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी के लिए लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग वहां पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं। तीसरी बात, इलाहाबाद या प्रयागराज कांग्रेस की विरासत भी है। नेहरू यहीं के फूलपुर से चुनाव लड़ते थे, पहली बार सांसद से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 40 साल बाद उज्जवल रमण सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो भाजपा के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को हरा करके वहां पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पहले रमण सिंह के बेटे, उसके पहले 40 साल पहले अमिताभ बच्चन वहां से जीते थे। तो एक तो गांधी की, नेहरू की विरासत, दूसरा शिक्षा केंद्र होना, और तीसरा वहां से बनारस की दूरी ज्यादा ना होना, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहां से राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वांचल को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं जंजी के सहारे। कांग्रेस का ये मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की जाति और धर्म की राजनीति को दरकिनार कर जंजी यानी युवा वर्ग अगर महंगाई के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर वोट करता है तो वो कांग्रेस के साथ आएगा, और इससे उसे बहुत अच्छा फायदा उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, जिसके सहारे हम लोकसभा चुनाव में एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन मिल करके ही यहां पर उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती, बड़ी संख्या है और ऐतिहासिक संख्या है। और इसी के वजह से बहुमत, केंद्र में भाजपा को बहुमत नहीं मिल, 240 पर अटक गई। तो कांग्रेस इसलिए उत्तर प्रदेश में युवाओं के पर फोकस करके एक तरीके से इस नैरेटिव का टेस्ट भी करना चाह रही है 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले। अगर यहां वो सफल होती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उसका जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी युवा ही फोकस में रहेंगे कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन सवाल तब भी ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, जहां धर्म और जाति की राजनीति होती रही है, समीकरण बनते रहे हैं, उसी के आधार पर टिकट बांटे जाते रहे हैं, उसी के आधार पर समीकरण साधे जाते रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी का ये नैरेटिव
चलेगा? सवाल ये भी। ये तो भविष्य के गर्भ में कौन तय करेगा। उसके पीछे देखिए, भीड़ जुटा लेना और वोट पा लेना, दोनों में अंतर है, और इन दोनों के बीच में संगठन की जरूरत होती भीड़ सन्ना जुटा पाना भी संगठन का है, फेल्योर है। संगठन की जरूरत होती। अगर संगठन नहीं, हम्म, मान लीजिए भीड़ तो बहुत सारे नेताओं के उसमें जुट जाती है, लेकिन उसमें वो वोटों में तब्दील नहीं होती है। लेकिन लेकिन ठीक ठाक भीड़ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि युवा चाहता क्या, युवा कब आपके साथ जाएगा। केवल हम ये कहें कि वर्तमान सरकार कि ये खामियां हैं जिसके कारण युवा परेशान है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सबसे चीजें बड़ा हैं, मुद्दा है। सारी चीजें कहें हम। युवा ये चाहता है कि आप हमें ये बताइए कि आपका मॉडल क्या होगा, आप पेपर लीक नहीं हो इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, अगर लीक हो गया तो उससे छात्रों की जो का नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, आपका मॉडल क्या होगा। सवाल तो ये भी है कि आपका मॉडल क्या होगा। इन मुद्दों पर अगर कांग्रेस को सफल होना है या जेनजी को अपने पक्ष में करना है तो इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। दूसरी बात, दे रहे वो एनटीए को लेकर लगातार बोल। आप एनटीयू को का विकल्प क्या है ये तो नहीं बताया कांग्रेस ने अभी ना, कि वो क्या मॉडल तैयार करेंगे। वो पेपर लीक हो रहा है उसकी सुरक्षा क्या करेंगे, उसका मॉडल उन्होंने नहीं बनाया। हम आलोचना कर सकते हैं, मॉडल बताना पड़ेगा। जनता वो चाहती है, युवा आपसे समाधान चाहता है कि आप क्या अगर सत्ता में होंगे, सरकार में आएंगे तो आप क्या समाधान देंगे, आप हमारी समस्याओं को कैसे हल करेंगे। तो कांग्रेस को एक मॉडल तो पेश करना ही पड़ेगा। अगर वो केवल ये सोचे कि सरकार की आलोचना कर नहीं, लेने तैयारी कर मात्र रहे से, हैं वो लोग, बिल्कुल कर रहे होंगे। तो ये तैयारी दिखनी भी चाहिए। थिंक टैंक उनका भी समझदारों का हाँ, बातें कर रहे हैं। तो भाई तैयारी दिखनी भी चाहिए। अगर आप दिखाएंगे नहीं तो स्थिति वही हो जाएगी जैसे अ, आप आज की डेट में देखिए, केवल वही तैयारी नहीं करनी है आपको। आपका छात्र संगठन कहाँ, आपका छात्र संगठन भी मजबूत होना चाहिए। और अगर परसेंटेज देखें तो 2.33% ये राजनीतिक रसातल का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं। उत्तर प्रदेश की हाँ, लेकिन उनका टारगेट तो 29 ही है। है। 29 का भले हो लेकिन उत्तर प्रदेश को जीतना भी महत्वपूर्ण है। बिना उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में आज कहाँ कांग्रेस का इतना वजूद है। नहीं, वजूद भले ना हो, लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप गठबंधन करके, अगर मान लीजिए यूपीए गठबंधन उनका चल रहा है या इंडी गठबंधन कह लीजिए कि आज के दौर में चल रहा है, और सपा और कांग्रेस साथ में है अभी तक, और आने वाले दिनों में क्या चीजें करवट लेती हैं वो अलग की बात है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से अखिलेश यादव और जिस तरीके से राहुल गांधी चीजों को बता रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो अलायंस ही महत्वपूर्ण होगा। और अभी मैंने फिर वही कहा कि लिटमस टेस्ट अगर ये कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो यहाँ उन्हें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। और जहां तक आप पूरे देश की बात कर लीजिए, कांग्रेस कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो कहाँ मजबूत है। साउथ में पूरा लगभग कर्नाटक साउथ छोड़ के। साउथ नहीं, साउथ में कर्नाटक में आती है, हम्म, आंध्र गायब उसके हाथ से, तमिलनाडु गायब, केरल में इस बार सफल हुए हैं। हम्म। ठीक, तमिलनाडु में आप भी समर्थन है। और तमिलनाडु में समर्थन आप 10 5 5 सीट लेकर के आप समर्थन दे दीजिए, हिमाचल वो प्रदेश है, मजबूती नहीं है। राजस्थान में भी आप कमजोर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हिमाचल को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए। इसीलिए जेनजी वो टारगेट पे है। वही मैं कह रहा हूं कि जेनजी को टारगेट करना केवल काम नहीं चलेगा, आपका संगठन वहां जेनजी तक कैसे पहुंचता है ये महत्वपूर्ण भी है। आपके वहां स्थानीय नेता कितने लोकप्रिय हैं ये भी महत्वपूर्ण है। वहां की सरकारें, जहां आपकी सरकारें हैं, वो जेनजी के लिए क्या कर रही हैं ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं खाली आप जेनजी कर रहे हैं। झारखंड में आंदोलन हुआ, वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कायदे से कांग्रेस ने,
कांग्रेस की बदौलत सरकार है वहां ना। वहां जनजी आंदोलन नहीं हुआ, मान लीजिए अभी हिमाचल में, वहां आपने क्यों नहीं जनजी के लिए कोई योजना लॉन्च की? तो आपको दिखाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली आप बोलते रहेंगे और आपकी सरकारें, जहां सरकारें हैं आपकी, आप शांत बैठे रहेंगे, जनजी के लिए कुछ करेंगे नहीं, पेपर लीक पर कोई आप नया कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं देंगे स्टेट लेवल पे, तो उसका बहुत असर पड़ेगा। ये अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। फोकस करिए आप, सारे लोग कर रहे हैं। सारे नहीं, कांग्रेस जेनजी पे नहीं नहीं, जनजी पे कांग्रेस ही नहीं फोकस कर रही है, युवाओं पर तो बहुत दिन से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो, अगर हम उत्तर प्रदेश पे भी फोकस करें और पूरे देश पे करें, तो कांग्रेस को अगर जनजी को अपने पक्ष में लाना है, तो पहली बात तो उसे जहां जहां उसकी सरकारें हैं वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी जनजी के पक्ष में। दूसरे, उसे अपने छात्र संगठन को सक्रिय करना पड़ेगा। तीसरे, स्थानीय नेतृत्व क्रिएट करना पड़ेगा, जो इनके पास अभी नहीं है बहुत ज्यादा। हर जगह आपको अपना स्थानीय, बिहार में स्थिति आपने देखी थी कांग्रेस नहीं, की। वहां तो आरजेडी खत्म करना था इन्हें। ये तो हम कह रहे हैं कि आरजेडी खत्म करना परिणाम था, दिखता भी है। तो ऐसे हम तो ये भी कह सकते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सपा को खत्म बिल्कुल करने की तैयारी कर रही है हो सकता कांग्रेस। है कि वो 29 की तो तैयारी है कांग्रेस की। मेरा मानना ये है कि आपको संगठन के लेवल पे हर चीज को संगठन के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किससे आप संघर्ष कर रहे हैं। वहां मुख्यमंत्री की भी लोकप्रियता काम आती है, सामाजिक क्योंकि जनजी हर जाति और समुदाय के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जनजी की बात की और हर जाति और समुदाय के जनजी आपको वोट देने लगेंगे, ऐसा नहीं है, सब होता है, क्योंकि वो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनकी अपनी सामाजिक सोच होती है, उस सामाजिक दायरे से होकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि उन तक पैठ पहुंचाना होगा, उनके सामने एक विकल्प, बेहतर विकल्प रखना होगा, तभी आप जनजी को अपने पक्ष में कर पाएंगे। तो अभी ये कहना कि आ, कितनी सियासत, जनजी की सियासत कांग्रेस की कितनी सफल होगी, ये उत्तर प्रदेश में जब इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तैयारी ज्यादा दिखती है। इसके भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा के बनस्पत, वो इस दांव का क्या काट खोज रहा है? वो क्या लगता है? कांग्रेस तो फिर भी दिख रही है छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए। देखिए, आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले जब जातिवादी राजनीति की बात हो रही थी, तो उस समय मोदी ने एक बयान दिया था कि हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान। सर ये तो भाषण था, भाषण नहीं। अब देखिए, भाषण के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि केवल भाषण ही नहीं, महिला कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई हैं। युवाओं को अगर आप देखिए, पेपर लीक को अगर हम छोड़ दें, महिलाओं के लिए ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए तो वही मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक को कंट्रोल न करना एक इनकी भाजपा सरकार की बड़ी विफलता है। लेकिन युवाओं के लिए अगर आप देखिए, तो युवाओं के लिए एक तो इन्होंने 2 मुद्दों पर ये बैकफुट हुए हैं। एक तो यूसीसी का मामला, यूजीसी, हाँ, यूजीसी में जो इन्होंने किया, उससे परेशानी इनके लिए पैदा हुई है। दूसरे, जो पेपर लीक को, जहां भाजपा सरकारें हैं वहां भी पेपर लीक रुक नहीं पा रही हैं। ये बात अलग है कि केवल भाजपा सरकारों में ही नहीं, बल्कि अन्य जो दल हैं लेकिन सर उनकी ये तर्क सरकारों नहीं में। हो सकता। हाँ, लेकिन व्यापक रूप में अगर आप देखिए तो आपकी सरकार तमाम राज्यों में है, तो ऐसे में केंद्र में आप हैं और यहाँ भी जब, तो युवाओं के लिए भी इन्होंने काम किया है। और उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, युवाओं के लिए टैबलेट देना, स्कूटी देना, ये तमाम चीजें चलाई जा रही हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ठीक है, जनजी को कांग्रेस
एक नैरेटिव के रूप में ले जाना चाहती है, ताकि वो अपने उस नैरेटिव से चीजों को अपने पाले में कर सके। अभी फिलहाल तो मुझे है कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिख रही तो फ्रंट फुट पे है इस मामले में। जंजी के मामले में फ्रंट फुट पे है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरे अगर हम उधर देखें तो मोदी भी इंस्टाग्राम पे युवाओं से संवाद करते इसीलिए दिखाई पड़ रहे वर्टिकल रील बनानी पड़ रही है। हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, मोदी ने पिछले दिनों जो अपने कैबिनेट की बैठक की थी, मंत्रियों के साथ बैठक की थी, और उसके बाद कल जो भी इन्होंने उनके संगठन के जो लोग संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनसे यही संदेश दिया है कि आप युवाओं से जुड़िए, आप सोशल मीडिया पे सक्रिय रहिए। तो ये काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये काम चल रहा है कि युवाओं पे फोकस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि युवा हमारी शक्ति है और हम उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौशल योजना, स्किल योजना, तमाम चीजें चलाई जा रही हैं, स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, सपा भी इस काम को कर रही है। अभी सपा प्रमुख अखिलेश 200 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक करते हैं। उनको कहा जाता है कि आप, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनसे भी कहा गया कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहिए, युवाओं से संवाद करिए, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने आकाश आनंद को युवाओं के ही बरक्स खड़ा किया है। उनके लिए जेंजी वही है, सबसे बड़ा मुद्दा वही, आकाश आनंद को आगे करना। हाँ, आकाश आनंद को आगे करके ये दिखाने की कोशिश करना कि जंजी हमारे पास, ये जंजी है और जो हमारा उत्तराधिकारी होने वाला है। दूसरी बात, आप अगर इसमें देखिए तो अखिलेश यादव को के जंजी को और कांग्रेस के जंजी को, विशेषकर राहुल गांधी के जंजी को कमजोर करने के लिए एक बयान दिया आकाश आनंद ने। कहा कि ये राहुल अंकल और अखिलेश अंकल, और साफ साफ स्पष्ट भी किया उन्होंने कि भाई 50 साल से ऊपर है और मैं 30 साल से नीचे हूं, तो हमारे लिए तो आदरणीय अंकल हैं। तो ये शब्द जो गढ़ा उन्होंने आकाश आनंद ने, वो ऐसे नहीं गढ़ा गया, इसके सियासी माने हैं कि हम यंग हैं, युवा हमारे साथ आए, हम ज्यादा युवाओं को समझ सकते हैं। तो कायदे से अगर देखिए तो युवाओं पर इस समय कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है अपने साथ जोड़ने की, लेकिन न तो सपा, न ही भाजपा और न ही बसपा, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में जंजी पे फोकस कर रही है और भाजपा वहां फोकस कर रही है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये संघर्ष चलेगा, लंबा चलेगा, हर आदमी युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा। अब इसमें सफलता किसको मिलती है, इसमें संगठन का रोल होगा, इसमें आपकी संभावित योजनाओं का रोल होगा और आपके तरीकों का रोल होगा। ये सारी चीजें मिलेंगी, तभी आप जंजी को अपनी तरफ मोड़ पाएंगे, चाहे वो कोई दल हो। विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा होती है कि होगा कि नहीं होगा, जैसा भी हम बात कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो जयंत चौधरी पर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, टिप्पणी की है, 54 को रुपया बना दिया, क्या इस नुकसानदायक साबित होंगे विधानसभा चुनाव में? अमित जी, ये अदावत जो रालोद और सपा के बीच हुई, ये उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन 2022 में परिणाम के पहले, जब ये इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए गठबंधन किया था। और अगर आप देखिए तो स्थितियां ये थी कि जब गठबंधन हुआ तो ये तय हुआ कि कोटे की सीटें तय हों, रालोद को हम कितनी सीटें देंगे, यानी सपा कितनी सीट देगी। तो सपा ने उस समय बात की कि हम 36 सीटें देंगे। बाद में स्थिति क्या हुई, बाद में उन्होंने कहा 33 सीट पे आ गए अखिलेश, 33 सीटों पे चुनाव लड़ा गया।
अब इन 33 सीटों में भी सपा प्रमुख ने चालाकियां की। वैसी सीटें दे दी जो कि जिताऊ नहीं वैसी सीटें दी जो जिताऊ नहीं थी, वो तो एक अलग बात है। उन सीटों पर थी। भी अपना उम्मीदवार। अपना उम्मीदवार उतार दिया जो रालोद के खाते में दी गई थी। सिंबल था साइकिल का। अब आप सोचिए, एक उदाहरण ले लीजिए, मथुरा की मार्कशीट जो जाट बाहुल्य है, वहां पर ये उनके खाते में थी, वहां पर आपने क्यों उतार दिया कैंडिडेट? गठबंधन ऐसे थोड़ी चलता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो 2022 में परिणाम जब आए तो 8 सीटें केवल जीत पाई रालोद, और करीब ये जो प्रत्याशी उतारने की रालोद के खाते में जो सीटें गई थी, उस पे प्रत्याशी उतारने का परिणाम ये हुआ कि रालोद को 8 से 10 सीटों का नुकसान हुआ। और ये नुकसान बड़ा हुआ भाई। आज अगर वो होते तो कम से 16, 15, 20 होते, कम से कम 18-20 की संख्या होती, एक ठीक ठाक पोजीशन में होते हो। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बाद तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती रालोद। आपने वहां नुकसान किया। तो फिर भी जयंत चौधरी ने इसको बचाए रखा, क्योंकि वो एक 2022 में ये बयान दे चुके थे कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। तो एक बयान दिया था इन्होंने गठबंधन को लेकर के ही कि हम इतना आसानी फिर से ये भी तैरा हुआ राज्यसभा कि भेजेंगे हम गठबंधन, तो राज्यसभा भी भेजा गया इनको, सपा ने तो भेजा। लेकिन उस राज्यसभा सीट के एवज में अगर हम कहें, सपा ने बहुत बड़ा नुकसान किया रालोद का। दूसरी बात, चलिए, चूंकि जयंत चौधरी के पास अगर देखिए तो चौधरी चरण सिंह की विरासत है, जाटों का सहयोग है, समर्थन है पूरा, और किसानों का सहयोग समर्थन। इस विरासत को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे हैं। एक स्वच्छ छवि है और सरल स्वभाव, सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं। और एक बात और भी है कि वो विवादित टिप्पणियों से बचते हैं, भड़काऊ टिप्पणियों से बचते हैं। जब सपा के साथ थे तब भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ कोई बयानबाजी, किसी नेता के खिलाफ कोई अभद्र भाषा या ऊटपटांग की बयानबाजी कभी नहीं की। जब अखिलेश के साथ थे तब भी। तो 2022 के चुनाव में ये नुकसान अखिलेश यादव ने पहुंचाया रालोद को, नंबर 1। दूसरा नुकसान, दूसरी गलती, या हम कहें कि अखिलेश ने दूसरी चालाकी क्या की जिससे गठबंधन खराब हुआ। दूसरी चालाकी उन्होंने ये की कि जब नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हुए तो उन चुनावों में कमेटी बैठ गई कि भाई यहां प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे, आपका प्रत्याशी यहां लड़ेगा, आपका हमारा यहां लड़ेगा। उसके बावजूद भी कई सीटों पर, नगर पालिका के और नगर निगम के कई सीटों पर इन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब जब आप अपना प्रत्याशी उतार देंगे, गठबंधन के 2 प्रत्याशी आमने सामने होंगे, तो इसका नुकसान किसको होगा? गठबंधन को होगा। क्यों? क्योंकि आपके समर्थक या आपके वोटर बटेंगे। अब जब ये स्थितियां हुई तब भी जयंत चौधरी गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं थे। इसी दौरान आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने अपनी नई चालाकी चली, फिर जो 2022 में चली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 7 लोकसभा सीटें देते हैं, लेकिन 5 सीटों पर हमारा प्रत्याशी होगा और 2 सीट केवल आपको मिलेगी, 2 सीट पे आप उतार लीजिए। अब रालोद प्रमुख को ये लगा, जयंत चौधरी को लगा कि अब पानी सर के ऊपर चला गया, और वो आहत हुए और उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। चूंकि इसी दौरान एनडीए भी लगा हुआ था, भाजपा भी लगी हुई थी कि जयंत को अपने पाले में ले आया जाए, ताकि 2024 में बेहतर पोजीशन हम बना सकें और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम बेहतर पोजीशन ला सकें। तो चूंकि प्रयत्न कर रहे थे, यहां से ये क्षुब्ध थे, भाजपा में आए।
भाजपा ने इन्हें बिजनौर की और बागपत की सीटें दी, दोनों दोनों सीटें जीत गए। जीत गए। हम्म, अब सवाल ये है कि इस जो दो अभी इन्होंने जो चवन्नी का बयान दिया कि हमने चवन्नी से रुपया बना दिया, वो भी छोड़ के चले गए, ये सीधे सीधे जयंत के उसी चवन्नी बयान को सामने रख करके जयंत चौधरी पर अटैक करने का सियासी तरीका है अखिलेश का। खैर ये बयान देना नहीं चाहिए था, अब पूर्व मुख्यमंत्री ये हैं तो राज्य, उनको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि वे तो हर छोटी छोटी बातों में बयान देने लगते छोटी बात है। हैं। और अब ये जो बयान दिया इन्होंने, इसका इन्हें कितना नुकसान होगा शायद इन्होंने इसका आकलन नहीं किया। हम्म, उसका कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां दोनों अलग। सामाजिक रूप से जाट समुदाय वहां और पिछड़ा वर्ग ये सबसे ज्यादा हावी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 6% जाट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 20% है। आर्थिक तौर पर मजबूत है, शारीरिक तौर पर हर तरीके से संपन्न है। और दूसरी बात, इनके लिए चौधरी चरण सिंह महापुरुष हैं इनके, और उस परिवार के प्रति बयान देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जाट समाज ने पत्र भी लिखा है। हाँ, जाट समाज ने पत्र लिखा है। कल जयंत चौधरी ने इस पे बयान भी दिया और इससे जाटों का अपमान बताया, और साथ साथ सहारनपुर से स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये बयान वहां मजबूत करे। तो अगर आप देखिए तो ये 17%, 18% जाट वहां, 40% पिछड़े और मुस्लिमों की संख्या मुस्लिम, हाँ, मिला करके हाँ, ये जाटों के साथ रहते हैं, यानी जयंत चौधरी के साथ रहते हैं। अब अगर मान लें कि रालोद ने इनके साथ, रालोद भाजपा के साथ है, तो थोड़ा बहुत नुकसान मुस्लिमों का होगा, मुस्लिम बटेंगे, ये बात सही है, बटेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो वहां का सामाजिक ताना बाना है, वो मुस्लिम अधिकांशतः रालोद के साथ रहते हैं। और पिछड़ा वर्ग पर, चूंकि पिछड़ा वर्ग और दलितों पर भाजपा की पकड़ ज्यादा है, बसपा भी वहां है। हाँ, दलितों पर अभी बसपा को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि दलित बहुत कुछ भाजपा के साथ जा चुका है। जाटों में जाटों हैं जो आज भी खड़े हैं। तो लेकिन फिर भी एक जो मास है, बड़ी संख्या है दलितों की, वो भाजपा के साथ है। पिछड़ा वर्ग जिसमें आप गुज्जर भी हैं, सैनी भी हैं, लोधी हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, तमाम जातियां हैं, इनका परसेंट अगर गुज्जरों का परसेंट देखिए तो 9% है, जो भाजपा के साथ हमेशा रहती है। तो अगर यहां पर अगर आप देखिए तो सपा, अरे भाजपा और रालोद, ये दोनों मिलकर के बहुत मजबूत पोजीशन में हो गए। अखिलेश यादव का ये बयान चवन्नी वाला, इस बयान ने से आप ये मान के चलिए कि रालोद और जयंत चौधरी और मजबूती से वहां उभरने जा रहे हैं। और पिछड़े वर्ग में जो अखिलेश की पकड़ बढ़ रही थी, उसमें भी ब्रेक लग गया, क्योंकि भाजपा भी और बसपा भी ये बार बार कह रही है कि जयंत चौधरी पर दिया गया बयान किसानों के लिए, जाटों के लिए और स्वयं जयंत चौधरी के लिए अपमानजनक है। इसके लिए अखिलेश माफी मांगे। और जाट समुदाय खुद ये बात कहने लगा है अब कि 2027 में हम अखिलेश को 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम अखिलेश को भुगतना पड़ेगा। स्वाभाविक है, अगर गठबंधन करती है कांग्रेस, गठबंधन में चुनाव में उतरती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मनी होता है। तो स्वाभाविक है कि इनको न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ही बड़ा नुकसान होगा सपा प्रमुख के साथ रहने पे। इसमें ऐसा नहीं कि वो बच जाएगी, क्योंकि वही हाल है
कि गठबंधन को वोट देने का मतलब है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि सपा को मजबूत करना, और सपा को मजबूत करना के खिलाफ इस समय माहौल चला गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप देखिए कुल मिला करके, तो जो 11 जिलों में, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा तक अगर हम आ जाए, अमरोहा, मुरादाबाद, सबको मिला दें, 11 जिले ऐसे जहां जाट जिधर जाएंगे उधर ही सीटें जाएंगी, और ये कम से कम 120 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, जिसमें 45 से 50 सीटें जिधर जाट वोट जाएगा वो सीटें उसी के खाते में जाएंगी। तो कायदे से अगर देख लें हम, या जो अखिलेश का ये जो बयान है, ये न केवल अखिलेश के सपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा आने वाले दिनों में, गठबंधन बल्कि सहयोगी। अगर गठबंधन सहयोगी जो भी होंगे सपा के, उनके लिए भी नुकसानदायक होगा, चाहे वो कांग्रेस खुद क्यों न हो। यानी कुल मिलाकर ये जो जेनजी का नैरेटिव है, इसके जरिए कांग्रेस पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। और अगर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जेनजी कांग्रेस और सहयोगी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, तो फिर जो लगभग 1.5 दशक से जो केंद्र की सत्ता से दूर है कांग्रेस पार्टी, उसमें उसको सफलता मिल सकती है।